मेरी फ्रेंड ने, मुझे ये नहीं पता था कि उसने पैसे लिए मेरी शादी कराने के। आपकी फ्रेंड ने? हाँ जी, उनकी मम्मी ने लिए। तो जब तो मैं परेशान थी, मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने शादी करने के लिए हाँ कह दी। ना मैं लड़के से मिली, ना घर परिवार कुछ देखा मैंने। फिर मेरा जो बड़ा बेटा है, जो मतलब फर्स्ट फादर्स का बेटा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया उसको। उसने जो मेरी सासू माँ थी, उन्होंने बहुत उसको उल्टा सीधा बोला, बहुत ज़्यादा, कि हम तुझे मारेंगे, ये करेंगे। बहुत मतलब बैड लैंग्वेज में उसको बहुत कुछ गंदी गंदी गालियाँ दी मेरे बच्चे को। तो मैं वो चीज़ें बर्दाश्त में नहीं कर पा रही थी कि अब वो मेरी सिचुएशन समझ ही नहीं पा रहे कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे कितना टॉर्चर कर रहे हैं तुम्हारे पीछे से, कि पानी लाओ, तुम ये करो वो। मेरे हस्बैंड के सामने सब अच्छे बन जाते हैं मेरे घर वाले, और पीछे से मुझे पोक करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। मैं बहुत उस चीज़ को लेके भी मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। मैंने ये सब उनको बोला, वो मेरी बात नहीं समझ रहे थे। कह रहे नहीं, तूने तो अपना स्वार्थ देखा, तुझे तो अपनी आज़ादी चाहिए, तुझे अपना ये चाहिए वो चाहिए। कि मेरा जो छोटा बच्चा जो हुआ है, उसको निमोनिया 3 बार हो चुका है। 1 साल में 3 बार हो चुका है उसको निमोनिया। वो किसी ने नहीं समझा। उसको वो ऐसी सिचुएशन में चला गया कि वो वेंटिलेटर पे भी रहा है 20 दिन तक। वो मैंने उनको समझाया कि मैं पानी वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। उनको मैंने बहुत समझाया। फिर मैंने फिर मुझे ससुर मुझे गाली दे रहा है कि तुम बहुत गंदी गंदी, कि तुमसे काम नहीं होता, ये नहीं होता। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी वीडियोस को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना लोगों तक शेयर किया कि आज हमारा मायका का जो कंसेप्ट है वो देश के हर कोने कोने तक पहुँचा हुआ है। और हमारे पास देश के हर कोने से कॉल्स आ रही है कि हम इस तरीके से परेशान हैं, हमारे घर वाले इतना परेशान करते हैं, मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करते हैं, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। मगर हम उनको बोलते कि नहीं, सुसाइड नहीं करना है, आपके लिए एक मायका खुला हुआ है, मायका है आपके लिए, आप मायका में आके रह सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाएगा, कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे आपसे। हर महिला अपने बच्चे के साथ आके रह सकती है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है उस पर। तो अगर आपको कोई भी ज़रूरतमंद मिलता है या दिखता है तो आप उसको सिंपली हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे मेंशन्ड है नंबर, आप उनको नंबर शेयर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं। जो सुसाइड करने के उनके थॉट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो थॉट सप्रेस होके एक नया जीवन दान दे सकते हैं आप उन्हें। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे संपर्क ना करें, क्योंकि शादी और अडॉप्शन जैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं दी जाती है। तो कृपया करके जो दिए गए नंबर है उस पर शादी और अडॉप्शन जैसी चीज़ों के लिए संपर्क या मैसेज ना करें। हमारे यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है, हम ये वाले काम नहीं करते हैं। तो आज हमारे साथ एक महिला बैठी है जो अपना घर परिवार सब छोड़कर मायका अनाथ आश्रम में आके रह रही है। तो आइए जानते हैं इनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि इन्हें अपना घर परिवार सब छोड़कर अपने बच्चों के साथ इधर आके रहना पड़ रहा है। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि जब आपको लगा कि नहीं, अब मेरी बर्दाश्त की सीमा जो है पार हो चुकी है और अब मैं निकल रही हूँ। आपकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मैम, मैं जब छोटी थी तो मैं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं है, निर्मल छाया से पली बड़ी हूँ मैं। निर्मल छाया, दिल्ली? हाँ जी। ओके। हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ, और बचपन से ही मतलब मेरे माँ बाप कोई भी नहीं है। मैं निर्मल छाया अनाथ आश्रम से ही पली बड़ी हूँ। और जब 18 ईयर्स की हो गई थी तो मैं आफ्टर केयर होम में ट्रांसफ़र हो गया था मेरा। फिर वहाँ पे 19 ईयर्स की होने के बाद तो उन्होंने हमें हॉस्टल से निकाल देते हैं। मतलब ऑप्शन होता है कि मतलब वहाँ पे आफ्टर केयर में तुम 3 साल 2 साल रह सकते हो। तो मैंने अपनी वहीं पे 12th कंप्लीट करी वहाँ से। फिर मैं बाहर निकल गई, अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ निकल गई। निकलने के बाद फिर मेरा मतलब रेंट नहीं भर पा रही थी, बहुत सारी दिक्कतें आई मेरे साथ। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थी जो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि तुम HM होटल का एक फॉर्म निकला है, तुम वो अप्लाई कर लो, 6 मंथ का डिप्लोमा हो जाएगा तुम्हारा। मतलब ये हुनर से रोज़गार की तरफ से था ये।
तो फिर वो मैंने 6 मंथ वो किया, मैंने ट्रेनिंग ली वहाँ से, दिल्ली ओबरॉय होटल से ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं रेंट पर अकेली रह रही हूँ। मैं बहुत घबरा रही थी क्योंकि होटल में भी कई जो जेंट्स होते हैं बहुत अलग तरीके से देखते हैं, अजीब सा देखते हैं, जैसे कि लगता है कि कोई हमारे साथ बदतमीजी ना हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई था ही नहीं। तो मेरे को बहुत अलग अलग थॉट्स आते थे। कभी सोचती थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा कोई नहीं, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। तो इस वजह से वहाँ पे कोई मेरे एक सीनियर थे, तो उन्होंने बोला कि मेरा एक बड़ा भाई है, आप उनसे शादी कर लो। तो मैंने उस समय हाँ कह दिया। मैं घर भी देख कर आई, पहले यूपी में मेरी शादी हुई थी। वहाँ पे शादी होने के बाद एक्चुअली मैं फिर मेरी वहाँ 6 मंथ तक चली। तो जब उस लड़के की गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। क्या मतलब कौन सी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी उनकी? शुगर मिल होता है ना, हाँ जी। उसमें उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। तो उस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, तो उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। मेरी फर्स्ट मैरिज थी, मेरी 2 मैरिज हुई थी। तो फर्स्ट मैरिज में उन्होंने मेरे साथ इतना मुझे मारपीट की, मैंने वो घर छोड़ दिया। तब मैं जो मेरा बड़ा लड़का है अभी 7 ईयर का, तब मेरा 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, मैंने वो घर छोड़ दिया था मैंने। फिर छोड़ने के बाद मैं वापस दिल्ली आई। फिर मैं अपने एक फ्रेंड्स के साथ रहती थी, तो उसने मतलब मेरा सारा ध्यान रखा। मेरा डिलीवरी हुई, कुछ मैडमों से मैंने संपर्क किया, वो मुझे मंथली राशन देते थे, पैसे भी देते थे, बहुत मदद की मेरी। फिर डिलीवरी होने के बाद जब मेरा बड़ा मतलब पालन पोषण किया मैंने उसका, वो 3 ईयर का हो गया। फिर कोरोना आ गया बीच में, तो तब भी मुझे बहुत दिक्कतें होने स्टार्ट हो गई थी कि मैं अब आगे कैसे करूँगी। मतलब कहीं से भी मतलब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था मुझे, मैं क्या करूँ। तो सब मुझे एडवाइस देने लगे। मेरी स्कूल की एक फ्रेंड थी, उसने मुझे ऐसे बोला कि तुम दूसरी शादी कर लो। तो मैंने उनसे बोला ठीक है, अगर आपकी नज़र में कोई लड़का है तो आप मुझे कोई लड़का बताओ। तो उन्होंने मुझे राजस्थान उदयपुर का एक लड़का बताया। और आप दिल्ली में रहते थे? हाँ जी, मैं दिल्ली में रहती थी। और आपका फर्स्ट हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया था? हाँ जी मैम, लीगली? हाँ जी मैम, ठीक है। डिवोर्स हो गया था। उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड ने, मुझे ये नहीं पता था कि उसने पैसे लिए मेरी शादी कराने के। आपकी फ्रेंड ने? हाँ जी, उनकी मम्मी ने लिए। तो जब तो मैं परेशान थी, मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने शादी करने के लिए हाँ कह दी, ना मैं लड़के से मिली, ना घर परिवार कुछ देखा मैंने। तो जब मैंने लड़के से बात करी, मैंने पूछा कि मतलब कि तुम कहाँ रहते हो, तुम गांव में तो नहीं रहते, क्योंकि मैं साड़ी नहीं पहन सकती हूँ, मैं सूट पहन सकती हूँ आपके घर में। तो उसने बोला कि तुम सूट पहन सकती हो। तो ना मैं मिली ना मैंने देखा। मैंने ये कुछ जल्दबाजी का डिसीजन ले लिया था, क्योंकि मेरे हालत ही ऐसे थे। मेरा एक छोटा बच्चा था मेरे साथ, तो मैंने सोचा कि मैं तो अनाथ रही, मैं उसको अनाथ की लाइन मतलब उस लाइन में मैं उसको नहीं जाने दी, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। मैंने कभी जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं था बाहर की दुनिया, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा भी उसी लाइन पे जाए। मैं सोचती थी उसको पूरा हर परिवार का प्यार मिले उसको। फिर मैंने मतलब बिन सोचे समझे मैंने दूसरी शादी भी कर ली। जब मैं वहाँ पे गई तो मैं बहुत शॉक रह गई कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसा है। वो पूरा प्रॉपर गांव था, मुझे बोला गया था कि वो सिटी है, उदयपुर सिटी है। तो बट जब वहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है इसवाल, वहाँ मतलब मैंने उनको बोला कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, और आपने मुझे कुछ और कहा था। वहाँ पे मुझे बोलने लगे कि तुम साड़ी पहनोगी। मुझे साड़ी पहननी आती नहीं थी एक्चुअली में, और क्योंकि मैं इस सिटी से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली से, बट मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं यहाँ पे। और एकदम से गांव चले जाना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब सा था कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। मैं वहाँ पे भी मैं दंग रह गई बहुत ज़्यादा। और फिर मेरा जो बड़ा बेटा है, जो मतलब फर्स्ट फादर्स का बेटा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया उसको। जो मेरी सासू माँ थी, उन्होंने बहुत उसको उल्टा सीधा बोला बहुत ज़्यादा कि हम तुझे मारेंगे, ये करेंगे। बहुत मतलब बैड लैंग्वेज में उसको बहुत कुछ गंदी गंदी गालियाँ दी मेरे बच्चे को। तो मैं वो चीज़ें बर्दाश्त में नहीं कर पा रही थी। तब भी मैंने वहाँ पे 6 मंथ शादी करके मैं वहाँ से मैंने घर छोड़ दिया था। मैं दोबारा दिल्ली में आई रहने। फिर मैंने उसको डिमांड रखी कि देखो मैं गांव में नहीं रह सकती, क्योंकि मुझसे साड़ी नहीं पहनी जाती। और एक्चुअली में वो मुझसे चूल्हे में भी काम करवाते थे। मैंने कभी चूल्हा भी नहीं जलाया, मैंने कभी खाना भी नहीं बनाया था, क्योंकि अनाथ आश्रम में ऑलरेडी खाना मिलता है वहाँ से बना बनाया। कभी मतलब वो चीज़ मैंने देखी नहीं। तो एकदम से वो लोग मुझे हर चीज़ को लेके प्रेशर डालने लगे कि तुम सर पे मटका लेके पानी भर के लाओ, साड़ी पहन कर चलो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा तुम्हारा दिल्ली, तुम दिल्ली को बिल्कुल ही भूल जाओ।
तो ये डिस्कस मैंने अपने हस्बैंड से किया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं कि तुम मैनेज करके चलो। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, आपने तो मुझसे ऐसे ऐसे बोला था। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे मेरे घर वाले आपको बोलेंगे, यही करना पड़ेगा तुमको। फिर मैंने तो भी मेरे दीदी मैं मतलब मैम मैं मतलब उनकी बात मैंने मान के 6 मंथ वहाँ मैंने निकाले। फिर जब कुछ ज़्यादा ही हो गया कि मुझे मेरे बच्चे को ना बहुत भेदभाव करने लगे उसके साथ। मेरी एक देवरानी है, उसके बच्चों को ज़्यादा प्यार करना, मेरे बच्चे को मतलब प्यार बिल्कुल नहीं करते थे, उसके साथ सौतेला वाला व्यवहार करते थे। फिर मैंने वहाँ से ये सब देख के मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर मैंने बिन सोचे समझे वहाँ से मैं निकल गई 6 महीने बाद शादी के। फिर मैं दिल्ली आई, फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम वापस आ जाओ, वैसा कुछ नहीं होगा, हम रेंट पे बाहर रहेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं वापस गई 1 महीने बाद। 1 महीने बाद जाने के बाद मैं रेंट पे रही। फिर मेरे पति ने मुझे ऐसे बोला कि तुम तो मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया, तुमने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया। अब वो मेरी सिचुएशन समझ ही नहीं पा रहे कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे कितना टॉर्चर कर रहे हैं तुम्हारे पीछे से, कि पानी लाओ, तुम ये करो वो। मेरे हस्बैंड के सामने सब अच्छे बन जाते हैं मेरे घर वाले, और पीछे से मुझे पोक करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। मैं बहुत उस चीज़ को लेके भी मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। मैंने ये सब उनको बोला, वो मेरी बात नहीं समझ रहे थे, कह रहे नहीं तूने तो अपना स्वार्थ देखा, तुझे तो अपनी आज़ादी चाहिए, तुझे अपना ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बोली। फिर मैंने 1 साल में बाहर रहने के बाद उन्होंने बोला कि अब तुम चलो मेरे साथ वापस घर में, मेरी कंडीशन ठीक नहीं है। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, मैं आपकी समझ रही हूँ, आपका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो मैं मैनेज कर लूँगी वहाँ पे, बट आप अपनी फैमिली को समझाना कि मैं इतनी जल्दी एकदम से मैं आपकी जैसी मैं नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि मैंने ये सब देखा नहीं है, करा नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत मुझे समझना पड़ेगा, मैं भी आपको समझूंगी। आप चाहते मैं साड़ी पहनूं, मैं एनी टाइम मैं साड़ी भी पहन के रहूँगी। फिर मैं वापस अपने वहीं ससुराल में गाँव में जाती हूँ रहने के लिए। फिर रहने के बाद वहाँ पे एक्चुअली में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ से बाहर से ही पानी लाना पड़ता है। तो पानी लाती हूँ तो मेरी देवरानी, मेरी सास, मेरे ससुर बहुत उल्टा बोलते हैं कि इनको तो देखो पानी भरेंगे तो मौत आ जाएगी इनको तो पानी भरने में। बट उनको ये नहीं पता कि मेरा जो छोटा बच्चा जो हुआ है उसको निमोनिया 3 बार हो चुका है, 1 साल में 3 बार हो चुका है उसको निमोनिया। वो किसी ने नहीं समझा, उसको वो ऐसी सिचुएशन में चला गया कि वो वेंटिलेटर पे भी रहा है 20 दिन तक। वो मैंने उनको समझाया कि मैं पानी वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, उनको मैंने बहुत समझाया। फिर मैंने फिर मुझे ससुर मुझे गाली दे रहा है कि तुम बहुत गंदी गंदी कि तुमसे काम नहीं होता, ये नहीं होता। फिर मेरी देवरानी मुझे टॉर्चर कर रही है कि ये तो किसी काम के नहीं है, ना चूल्हा जलता है इनसे, ना पानी भरा जाता है, इनसे कोई काम वाम नहीं होता है। अब उनको मैं कैसे समझाऊं? तब भी मेरे हस्बैंड ने, ये सब होने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बताई, ये लोग मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उनको करने दे, ऊपर वाला देख रहा है। मैंने बोला ऐसे नहीं होता है। मैंने फिर 2-3 बार बहुत ज्यादा मरने की कोशिश करी, मैंने भी कमरे के अंदर, मैं अंदर ही अंदर रहती थी, मैं घुट घुट के, मैं बहुत हेल्दी थी। यहाँ आने के बाद मैं बहुत कमजोर हो गई, मुझे चक्कर आने लगे, बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगी मुझको। फिर एक दिन मैंने अपनी देवरानी को, गैस खत्म हो गया था, मैंने बोला आप चाय बना दोगे, चूल्हे पे मुझे आता नहीं है। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला हम तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो हम तुम्हें चाय बना के पिलाएंगे। फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मत बनाओ। इस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया उन लोगों ने। फिर जाके मैं अपनी एक फ्रेंड सोनिया से मेरा कांटेक्ट हुआ, वो मेरे अनाथ आश्रम निर्मल छाया में ही रहती थी। फिर मैंने उसको फ़ोन पे अपनी सारी बात बताती थी, यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे बच्चों में बहुत भेदभाव होता है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई आश्रम है कि जहाँ मैं अपने बच्चों को लेके जा सकूँ। क्योंकि मैं पहले भी घर छोड़ चुकी थी, तो मुझे समझ आ गया था कि मैं दोबारा छोड़ूंगी तो मैं अब 2-2 का कैसे मैनेज कर पाऊंगी। तो इसलिए आपका दूसरा बच्चा आपके दूसरे हस्बैंड से हुआ हाँ था? जी। तो बच्चे होने के बाद भी आपके ससुराल वाले नहीं समझे? नहीं समझे मुझे, और ज्यादा मेरे बड़े वाले के साथ टॉर्चर करने लगे। उसको कुछ भी नहीं देते लाके, वो जो मेरी देवरानी के बच्चे सब उसी को ही देते सब कुछ, और मेरा बच्चा रोता रहता है। मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि मेरे बच्चे के लिए ये ला दो, वो मांग रहा है, तो वो बोलेंगे
नहीं तेरा बच्चा अनोखा नहीं है, तो वो अब वो लोग जा रहे हैं कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर मेरा बच्चा वो चीज देख रहा है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ ये सब, तो वो बिल्कुल सुनता ही नहीं। वो ओनली फॉर अपने भाई की, अपने मम्मी पापा और मेरी देवरानी की सुनता है, मेरी वो बिल्कुल नहीं सुनता है। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कांटेक्ट किया, मैंने बोला कोई ऐसी जगह बता सोनिया मैं जहाँ जा सकूं। तो उसने मुझे बोला कि मैं भी एक हॉस्टल में रह रही हूँ, ये माइका स्वीट होम में, तो तुम इधर आ जाओ। फिर उसने मुझे यहाँ पे बुलाया, तो मैं बहुत खुश। मैंने उससे सब पूछा कि यहाँ पे क्या सुविधा है क्या नहीं है, तो उसने मुझे सब बताया कि कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो यहाँ पे आराम से बेफिक्र होके तू रह सकती है। उस लड़की का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, इस माइका होम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये जगह दी मेरे 2 बच्चों के साथ रहने की। नहीं तो मैं सोच रही थी मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत मरने का सोच लिया था अपने बच्चों को लेके। मेरी कभी लड़ाई भी होती थी घर में, तो ये क्या करते थे, मेरे छोटे वाले को छीन लेते थे मेरे से, और मेरे बड़े वाले को और मुझे घर से बाहर निकाल देते थे। मैंने कई बार छोड़ने की कोशिश करी, मेरे बच्चे को छीन लेते। या फिर मेरी सास करती है कि कभी तेजाब पीने लग जाएगी तो कभी छत से कूदेगी, कभी ऐसी हरकत करते कि मैं घर से ही नहीं निकल पाई कितनी बार। तो इस तरीके का मुझे टॉर्चर किया जाता है वहाँ पे। मतलब आपकी सास सिर्फ आपको डराने के लिए सब चीजें करती थी, और करती वैसे होती नहीं होगी। नहीं कभी कुछ नहीं करा, पर सिर्फ वो डराती होगी कि जिससे कि तुम दब जाओ। उन्होंने मुझे बहुत दबाया वहां पे, बहुत ज्यादा। फिर इस बार मैंने अपने हस्बैंड से आराम से प्यार से बात करी, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मुझे कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ नहीं रह, मुझे बस जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ। उनको नहीं पता था कि मैं छोड़ दूंगी घर। फिर जब मैं इधर आई तब मैंने उनको बोला कि अब मैं कभी नहीं आऊंगी, अगर तुम मुझे अलग लेके रहोगे अपने पेरेंट्स के साथ। क्योंकि मैं एक बार छोड़ के जा चुकी हूँ, मैं दोबारा भी आई हूँ आपके लिए, बट वो चीज़ नहीं अभी तक सुधरी है। पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, और अब तीसरी बार मैं नहीं जाऊंगी। जो मैंने पहले गलतियां करी वो मैं अब नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे वो भी अलग अलग है। उसके साथ वहां पे क्या होगा वो मेरे बच्चों पे असर पड़ेगा। और मैं तुमसे कुछ कहती तो तुम ऐसे कहते हो कि उनके बच्चों का भी तो देखना पड़ेगा, तो मैं चारों का मैं नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, उनका भी मुझे करना है इसलिए। तो आपको यहाँ पे अभी कितना टाइम हो गया? यहाँ पे मुझे 14-15 डेज हो गए हैं। 14-15 डेज हो गए। तो आप मुझे ये बताओगे कि जब आप इधर आए अपने दोनों बच्चों के साथ, तो आपसे किसी भी तरीके के पैसे मांगे गए रहने के लिए? नहीं, मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे गए यहाँ पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया? हाँ जी मैम बिल्कुल। और आपके बच्चों की जो नीड्स होती है, डाइपर, दूध, जो भी मेडिसिन वगैरह होती है? नहीं मैम, वो चीजें तो यहाँ पे मुझे प्रॉपरली मिल रहा है, जो कि मुझे मेरे बच्चों को वहाँ घर पे 1 गिलास दूध भी नहीं मिला होगा कभी। मैं उस दूध के लिए भी तरसी होंगी वहाँ पे, अपने बच्चों के लिए डायपर तक के लिए तरसी होंगी, 1-1 रुपए की एक टॉफी भी दिलानी हो ना उसके लिए भी मैं तरसी होंगी वहाँ पे। कभी मुझे मेरे घर पे ही नहीं मिला, यहाँ पे मुझे इतना मिला है जो मैं सोचती हूँ कि वहाँ जाऊंगी तो वहाँ जो यहाँ मिल रहा है वहाँ बिल्कुल नहीं मिलता है मेरे बच्चों को। तो आप ये मतलब कह सकते हैं कि जो भी महिला अगर इधर आती है तो वो बिल्कुल सेफ है? हाँ जी मैम बिल्कुल सेफ है। मैं हर हिंदुस्तान की महिलाओं को बोलूँगी, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कुछ भी है, ये सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है कि अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे वो रह सकती है। इससे अच्छी जगह और कोई भी नहीं है यहाँ पे मैम। आप को ऐसा कभी लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत कार्य करवाए जाते हैं? नहीं मैम बिल्कुल भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, उल्टा मुझे बहुत अच्छा एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे देख के, यहाँ पे कि मेरे बच्चों का बहुत अच्छी जिंदगी हो रही है। क्योंकि मेरे बच्चे जहाँ पहले फोन देखते थे, अब मेरे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उल्टा पहले से ज्यादा बेटर यहाँ पे लाइफ जी रहे हैं वो अपनी। तो मतलब मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी सोसाइटी को। एक तो इनकी सबसे बड़ी जो फ्रेंड की गलती थी, पैसे लेके शादी करवाना, वो तो पैसे लेके साइड हो गई, उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसको जबकि पता था कि इनकी फर्स्ट मैरिज हो चुकी है, ये पहले एक बार धोखा खा चुकी है, तो दूसरे दलदल में वो ना धकेले कुछ चंद पैसों के लिए। अब वो उस पैसों से पूरी जिंदगी तो जी नहीं लेगी, कभी ना कभी तो वो पैसे भी खत्म होंगे। और चलो पैसे लेके शादी करवा भी दी, कम से कम जिससे शादी हुई है, जिसने शादी करी है, इनका साथ तो देना चाहिए था। सास ने तो पैसे दिए थे ना शादी करवाने के। अगर सास तो मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि सास ने पैसे क्यों दिए शादी के? उस लड़के की शादी नहीं हो रही थी।
मैम क्योंकि जो उनका छोटा भाई था उन्होंने लव मैरिज करी थी, ठीक है। और इनकी क्या है, सोनी समाज के लोग हैं, तो इनमें क्या होता है जो बड़े भाई होता है ना, उसकी अगर लेट शादी तो उनकी शादी लड़कियां देते नहीं है, वो सोचते हैं उनमें कोई कमी रही होगी। अच्छा, हाँ जी मैम। तो इस वजह से इनकी सास ने इनकी फ्रेंड को पैसे दिए कि मेरी बेटी की शादी करवा दे। 1 से 1.5 लाख रुपए दिए शादी के लिए। 1-1.5 लाख रुपए। और उसके लिए भी मुझे टॉर्चर किया गया इस घर में भी, कि हम तो तुम्हें पैसे दे के लाए हैं, हम जैसा बोलेंगे वैसे चलोगे। मेरी दादी सास कहती थी कि जो लड़के होते हैं वो औरतों को पैरों की जुत्ती पे ही रखते हैं। औरत के भले कितनी, मैं उस घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मैं ही हूँ, मैं 12वीं पास हूँ, बाकी उस घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे बोला तुम जुत्ती में ही रहोगी, और जो तुम्हारा बच्चा है जो जैसा चल रहा हो वैसा ही होगा उसके साथ। पहले तो इनकी दादी सास को मैं ये बोलूंगी, अगर पैरों की जूती होती है ना आदमी की, तो आप भी अपने पति की पैरों की जूती ही होंगी। फिर किसी भी नारी को ना पैरों की जूती नहीं समझना चाहिए। देवी मतलब देवताओं में हिम्मत नहीं थी अपनी पत्नियों को पैरों की जूती समझने के लिए, सर पे बिठा के रखते थे। कुछ तो शर्म कर लो आप लोग, क्या बोल रहे हो? आप नारी नहीं हो क्या? या आप किसी की बेटी नहीं हो, या आप किसी की बहू नहीं थी, या आप किसी की बहन नहीं हो, या आप किसी की माँ नहीं थी? आप में मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये सोसाइटी को हो क्या गया है। जो नारी तुम्हें पैदा कर रही है, जो नारी लड़का पैदा करती है, तुम उसी नारी का इतना अपमान कर रहे हो कि आज उसे घर छोड़ने पे तुम मजबूर कर रहे हो 2 बच्चों के साथ। 3 बार इन्होंने मरने की कोशिश करी है। आप मान लो कि अगर इनकी डेथ हो जाती और इनके दोनों बच्चे तो बेचारे अनाथ हो जाते, वो तो ना यहाँ के ना वो वहां के। पहले पति ने भी धोखा दिया, दूसरे पति के ससुराल वाले ऐसे कर रहे हैं, बेचारे दोनों बच्चे अनाथ। तो मैं सोसाइटी से यही बोलूंगी कि अगर आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है ना, तो आप रहने दो, अपने बेटे को अपने पल्लू में छुपा के रखो। किसी की, आप लोगों को बिल्कुल हक नहीं है कि किसी की बेटी की या किसी भी लड़की की आप जिंदगी बर्बाद करो। तो मैं इसी के साथ यही चीज बोलना चाहूंगी कि वीडियो आपको अच्छी लगी, और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि साथ साथ में कि उदयपुर में जो इनका गांव है, जो उन्होंने अपना गांव बताया, वहां तक ये वीडियो जानी चाहिए, उनकी दादी सास, उनकी सास और इनके पति तक, जिससे कि उन्हें रियलाइज हो कि उन्होंने क्या किया है। पूरे गांव में उनकी बेइज्जती होनी चाहिए कि इस तरीके से तुम टॉर्चर करोगे। अगर कोई शहर की लड़की है वो गाँव में आके सेटल हो रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको पूरा कोऑपरेट करें, उसको धीरे धीरे चीजें सिखाएं। पेट से जन्म के वो सीख के नहीं आई थी यहाँ पे। मुझे बहुत कम गुस्सा आता है पॉडकास्ट के टाइम पे, मगर इस बार इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मतलब आपने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर वो शहर की लड़की है यार, नहीं आता उसको गाँव का काम करना, तो आप गाँव का काम सिखा दो, आराम आराम से सिखाओ। साड़ी नहीं पहननी आती तो साड़ी पहनना सिखाओ। ठीक है, आपके गाँव में पानी की प्रॉब्लम है, आपको मटके से पानी लाना है, तो आप उसको कॉपरेट तो करो, धीरे धीरे चीजें सीखेगी या एकदम से चीजें सीख जाएगी वो। तो इस वीडियो को वहां तक आप शेयर जरूर करिएगा। जितनी भी हमारी राजस्थान की ऑडियंस है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।